नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। बच्चों, आज हम व्याकरण न कहते हुए इसे हम राइटिंग स्किल में थोड़ा सा कहेंगे, जिसे हम लिखित विभाग कहते हैं। लिखित विभाग में ही थोड़ा आ जाता है। आज देखेंगे प्रश्न कैसे तैयार की जाते हैं। बच्चों, आपको गद्यांश दिया जाता है, एक परिच्छेद दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है, और उस परिच्छेद के आधार पे आपको कुछ प्रश्न बनाने पड़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न बनाते समय हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है या रखना चाहिए, ये हमें बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कुछ बच्चे प्रश्न बनाना है तो कैसे भी प्रश्न बना देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है और कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। बच्चों, प्रश्न बनाना तो हम तो कभी किसी को कैसे भी प्रश्न पूछ लेते हो, ऐसा नहीं। बच्चों, जब हम लिखित कार्य में प्रश्न पूछते हैं, लिखित में किसी से प्रश्नवाचक प्रश्न करते हैं, तो उन प्रश्नों की रूपरेखा, ढांचा, ढंग सही होना चाहिए। प्रश्न पूछ लिए, अभी हम जैसे किसी से प्रश्न कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अब ऐसे तो हमने पूछ लिया, उसने कह दिया, आंसर भी दे दिया, वो हमारा प्रश्न भी समझ गया। बच्चों, लेकिन जब हम लिखित, कथनी और करनी में फर्क होता है। मैंने कहा ना, कथनी मतलब कह देना, और करनी मतलब लिखना। लिखने में बड़ा फर्क होता है। बच्चों, जो अगर मैंने सिर्फ लिख दिया तुम्हारा नाम क्या है, और किसी ने कहा एक प्रश्न बनाओ, और मैंने लिख दिया तुम्हारा नाम क्या है, क्या मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारा नाम क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? ऐसे प्रश्न हम करते हैं, लेकिन अगर हमने प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो वह प्रश्नार्थक वाक्य नहीं बनता। चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। बच्चों, हम जब प्रश्न करते हैं, प्रश्नों में कुछ छोटी छोटी चीजों को महत्व देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर ढंग से उन शब्दों को अच्छी तरह से हमने उस ढांचे में अगर रख दिया, तो सही ढंग से वह प्रश्न बनता है। कभी कभी प्रश्न हम बेतुकी सा प्रश्न कर लेते हैं, क्या है तुम्हारा नाम? क्या है तुम्हारा नाम? और मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है। देखो बच्चों, दोनों प्रश्नों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ध्येय एक ही है, क्या है तुम्हारा नाम और तुम्हारा नाम क्या है। दोनों प्रश्नों का ढांचा अलग अलग है। अगर हम सही ढंग से प्रश्नों को पिरोएं, सही ढंग से उसका प्रारूप रखें, शब्दों की रचना सही ढंग से करें, तो वह सही ढंग का प्रश्न चिन्ह बनता है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य बनता है। तो इन्हीं चीजों को आज हम देखने के लिए कुछ बोर्ड पे मैंने आपको कुछ बातें लिखी हैं। उन बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो सही ढंग से आपके प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य बन सकते हैं। बच्चों, इंग्लिश में भी बच्चों आपको आता है, इंट्रोगेटिव में फ्रेम द WH क्वेश्चन। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी आपको आता है फ्रेम द WH क्वेश्चन। वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, ऐसे प्रश्न आपको आप बनाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आपको उसके ऊपर विषय दिया जाता है, आपको एक विषय दिया जाता है, उस विषय के ऊपर आपको प्रश्न करने पड़ते हैं। उसमें भी यही सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो इस प्रश्न के लिए जो मैंने कुछ बातें लिखी हैं, यही बातें आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते दोनों में इतना फर्क होता है, वहां पे आपको विषय दिया होता है कि आप इनसे इनसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं। आप एक इंटरव्यूअर की तरह से आप किसी से प्रश्न पूछने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में साक्षात्कार। हम किसी से साक्षात्कार करने जाते हैं, किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, एज ए मीडिया करके, मीडिया बन के हम किसी से प्रश्न करते हैं। लेकिन वो अलग प्रश्न होते हैं, और यह प्रश्न जो होते हैं, आपको परिच्छेद या पैराग्राफ, गद्य दिया जाता है, और उस गद्य के आधार पे आपको प्रश्न बनाने पड़ते हैं। बच्चों, तो आइए देखते हैं
किस तरह से गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, क्या है ये बच्चों? गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। गद्य के आकलन पे आप गद्य को पढ़िए, जब उसका आकलन आपको हो जाए, अच्छी तरह से मालूमात हो जाए, तो उस गद्य के आधार पर आप प्रश्नों की निर्मिति कर सकते हैं, प्रश्न फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों। देखो कौन कौन सी बातें यहां पे ध्यान देना बड़ी ही जरूरत की बात होती है, बड़ी जरूरत होती है। यही एक मैंने 7 कुछ पॉइंट्स निकाले हुए, इन 7 पॉइंट को आप ढंग से अगर समझ लेते हैं तो इन 7 पॉइंट के आधार पे आप जब प्रश्नों की निर्मिति करेंगे तो आपको उन प्रश्नों को बनाने में बड़ी ही आसानी होगी। बिना किसी दुविधा के आप उन प्रश्नों को अच्छी ढंग से सही ढांचे में आप लिख सकते हो। देखो बच्चों, पहला पॉइंट दिया, प्रश्न तैयार करने से पहले ध्यान पूर्वक 2 बार परिच्छेद पढ़े। बच्चों देखो, पहली बात, जब आप पहली बार प्रश्न परिच्छेद पढ़ते हैं, 2 बार इसलिए मैंने कहा, पहली बार एक जनरल रूप से आप पढ़ेंगे, नॉर्मल रूप से, सामान्य तौर पे आप उसे पढ़ेंगे। जब सामान्य तौर पे आप जब परिच्छेद पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आती, कहां पे क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द है, कोई चीज महत्वपूर्ण दी गई है। जब आप दूसरी बार उस परिच्छेद को पढ़ेंगे तो आप एक पेंसिल ले लीजिए। पेंसिल लेने के बाद में उस परिच्छेद में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं उन्हें अंडरलाइन करते चले जाइए। क्या करते चले जाइए? अंडरलाइन करते चले जाइए। जब उन महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन आप कर लेंगे तो उन्हीं के आधार पे आपके प्रश्न बनते जाएंगे, उन्हीं के आधार पे प्रश्न बनते जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, जब हम प्रश्नों की रचना करते हैं तो उन शब्दों को अंडरलाइन इसलिए करना जरूरी है, जब आप प्रश्न बनाएंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर वही शब्द हो सकते हैं, या हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्यों पैराग्राफ 2 बार क्यों पढ़ना चाहिए? मैंने बताया आपको, पहली बार आप पढ़ोगे आपको उस पैराग्राफ का, उस गद्य का आकलन होता है, और दूसरी बार जब पढ़ोगे तो उसमें महत्वपूर्ण चीजों को, महत्वपूर्ण शब्दों को, महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन कर दिए। पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है कि परीक्षा में कहीं भी ज्यादा अंडरलाइन नहीं किया जाता, बाद में उसे आप मिटा दो, नहीं तो इसे कॉपी मानी जाती है। बच्चों, प्रश्न पत्रिका में अगर आप कहीं हल्का सा अंडरलाइन करते हैं पैराग्राफ में तो बाद में उसे मिटा देना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अच्छे के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा है, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। देखो, जब आप प्रश्न पूछते हो तो प्रश्न में ज्यादा करके घुमाव फिरा के प्रश्न ना पूछे जाए, एकदम सादे सरल और स्वभाव शब्दों में उन प्रश्नों को पूछना है जो आसानी से सामने वाला उन प्रश्नों को समझ सके। घुमा फिरा के पूरी जालीदार बना देना, उसे लपेट लपेट के प्रश्न पूछ देना ढंग से, उसमें कई प्रश्न पूछे गए और कई प्रश्न पूछे जाए, एक ही प्रश्न में कई 2-3 प्रश्न पूछ लो, तो ऐसा नहीं पूछना है। तुम कौन हो, तुम किसके घर से आए थे, अब 2 प्रश्न हो गया। तुम कौन हो, किसके घर से हो, किसके बच्चे हो, एक ही वाक्य है और बहुत सारे, इसमें 3 प्रश्न पूछ लिया, ऐसे मत पूछिए। एक समय में एक ही प्रश्न, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस गांव से हो, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, ऐसे अनेक प्रश्न साधारणतः से हम पूछते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जब कोई प्रश्न पूछता है तो एक ही प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न पूछ डालेंगे, सामने वाला कैसे उत्तर दे। प्रश्न सादा हो, सिंपल हो, स्पष्ट रूप से समझ में आ सके क्या पूछा जा रहा है, बस उसी का उत्तर वह एक वाक्य में दे सके। ठीक है बच्चों, सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए प्रश्न की भाषा बड़ी ही स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, प्रश्न परिच्छेद के अनुसार हो, बढ़ा चढ़ाकर या उदाहरण देकर न पूछे। जब आप प्रश्न पूछते हो तो प्रश्न सीधे और सटीक प्रश्न पूछिए, उसको घुमा फिरा के पूछेंगे, उदाहरणों के द्वारा पूछेंगे
तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रश्नों से असमंजस में पड़ जाएगा और उसे वह प्रश्न का सही ढंग से आकलन नहीं होगा। जब उसे सही ढंग से उस प्रश्न का आकलन नहीं होगा, वह सही ढंग से आपके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएगा, वह निशब्द हो जाएगा। कोई उत्तरदेही नहीं होगा, वह जवाबदेही नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपके प्रश्न ही उसके आकलन में नहीं आए। आपके पूछे गए प्रश्नों की भाषा स्पष्ट और सरल नहीं थी। इसलिए कभी भी कोई प्रश्न पूछते समय उसे बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति वाला शब्द मत डालिए। आप लोगों ने अलंकार में पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। वैसे अतिशयोक्ति वाले शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए उसमें, जिसके वजह से वह शब्द क्या हो सके, सामने वाले के असमंजस में आ जाए और उसे कंफ्यूज हो जाए। इसलिए उन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उदाहरण देकर ना पूछें, सही स्पष्ट पूछिए। ठीक है बच्चों। चौथा उदाहरण है, चौथा एक आपको संदेश है। प्रश्न लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। सही ढंग के जो उचित विराम है, आप कहां पे पॉज ले रहे हो, कहां पे रुक रहे हो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम। किसी की बातें हैं, उस बातों को वहां पे वैसे तो वैसे प्रश्न पूछने नहीं है हमें, सादा सिंपल, लेकिन कॉमा कहाँ है, प्रश्न चिन्ह कहाँ पे, शुरुआत कैसे कर रहे हो, किन शब्दों से कर रहे हो, वो जरूरी है। तो इसलिए उचित समय, उचित लिखते समय उचित प्रश्नों चिन्हों का या उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। पांचवा है, लिखे गए प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। बच्चों, मैंने पहले कहा कि हमारा ये क्या है, प्रश्न निर्मिति। जब हम प्रश्न निर्मिति करते हैं, प्रश्न निर्मिति करते समय अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी है। तब हमें पता चलता है कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह है या प्रश्नवाचक वाक्य है। किससे? प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पे। इसलिए प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। अगला है, तैयार किए गए प्रश्न सार्थक एवं उनके उत्तर गद्यांश में ही हों। देखो बच्चों, आप पहले ही यहां पर ऊपर दिया गया गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति। गद्य आकलन मतलब जो आपने गद्य दिया है उसका पढ़ने के बाद उसका आकलन हो, आकलन होने के बाद उस गद्य के आधार पर प्रश्नों की निर्मिति करना। मतलब आपने पूछे गए, आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश में ही हो। अगर उस गद्यांश में उत्तर न हो तो वह आपका प्रश्न निरर्थक होगा। समझ में आया बच्चों? क्योंकि प्रश्न का यह प्रश्न ही ऐसा स्वरूप है, गद्य आकलन प्रश्न। गद्य के आकलन पर जब आपका गद्य का आकलन हो जाता है, गद्य के अंदर उसके उत्तर होने अनिवार्य होते हैं, जरूरी होते हैं। इसलिए हमें तैयार किए गए प्रश्न सार्थक हो। दूसरी बात, कभी व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछें। व्यक्तिगत प्रश्न इसमें नहीं होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। जब हम कोई भी परिच्छेद दिया हो, गद्य दिया हो, तो गद्य हमेशा सार्थक ही होता है। तो उसके विरोधाभास में, विरुद्ध में कभी भी निरर्थक प्रश्न ना कीजिए जिसने सामने वाला जवाब न दे सके या उत्तर न दे सके। ऐसे प्रश्नों का निर्माण मत करें आप। ठीक है बच्चों? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तैयार किए गए प्रश्न सार्थक एवं उनके उत्तर गद्य में ही हो, गद्यांश में हो और सार्थक हो। सार्थक मतलब कि उसके पॉजिटिव आंसर हो। कभी किसी को नेगेटिव या निरर्थक, नकारात्मक उत्तर जाए या प्रश्न ऐसे ना पूछो कि सामने वाला जब उत्तर दे तो नकारात्मक उत्तर देने पे वो मजबूर हो जाए। ऐसे प्रश्नों का निर्माण ना करें। हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे कि जिन प्रश्नों को वह सार्थकता से उत्तर गद्य के आधार पर आपको दे सके। ठीक है बच्चों? अगला सातवां प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर नहीं लिखने हैं। आपको जो उत्तर नहीं लिखने, मतलब आप तो पहले प्रश्न का ही हमारा अर्थ है प्रश्न निर्मिति। आप प्रश्नों का निर्माण जब करते हो, प्रश्न आप पूछते हो, तब आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने, सिर्फ आपको प्रश्न बनाने हैं।
प्रश्नों की निर्मिति करनी है गद्य के आधार पर, और सिर्फ आप इसलिए उन प्रश्नों को ही पूछोगे, प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखोगे। अब मैं कुछ एक सटीक बात बता रहा हूं, वन स्पैन में, वन दृष्टिकोण में, एक दृष्टिकोण में किस तरह से इसे याद करना चाहिए। जैसे प्रश्नवाचक शब्द, अगर इन शब्दों को याद कर लेते हो, ध्यान में रखते हो, तो आपको कैसे किस तरह के प्रश्न पूछने हैं ये आपको बड़े आसान और सरल लगेंगे। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कौन, कौन में कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सी किताब तुम पढ़ते हो, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, कौन सा शहर है तुम्हारा, सा से सी, कौन, कौन से कितने प्रश्न बन सकते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान रखना। अगर कोई भी गद्य आता है तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इन्हीं शब्दों के आधार पर आप प्रश्नों को बना सकते हो। अगला क्या, क्या दो बार देख दिया बच्चों, क्या, क्या, कौन, कैसे, ऐसे शब्द आता है। क्या है, कौन है, कितना है, क्यों है, कैसे है, किसका है, कब है, यह सभी शब्द हमें आते हैं। आप जब गद्यांश पढ़ोगे, गद्यांश पढ़ने के बाद मैंने पहले कहा था कि गद्यांश पढ़ते समय पहली बार जब गद्यांश पढ़ोगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत आपके दिमाग में, क्यों मैंने 2 बार क्यों कहा पढ़ने के लिए बच्चों, देखो 2 बार पढ़ने का कारण यही है, पहली बार जब आप उस गद्यांश को पढ़ोगे तब आपका दिमाग उस परिधि के अंदर आ जाएगा। मतलब आपका दिमाग उस गद्य के परिधि के अंदर में सोचना शुरू कर देता है जो आप पढ़ रहे हो। और जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तब आपको मैंने कहा हाथ में पेंसिल लीजिए, जो महत्वपूर्ण शब्द है, बातें हैं, उसे अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि जिन शब्दों को, जिन चीज़ों को आप अंडरलाइन करोगे उन्हीं को उत्तर मानकर उन्हीं के ऊपर प्रश्नों की निर्मिति आप कर देंगे, तो आपको प्रश्न निर्मिति बड़ी ही आसान और सटीक लगेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। इन शब्दों का इस्तेमाल करके उन प्रश्नों को आप सही ढंग से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया यह गद्यांश, गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति। ठीक है बच्चों, अगर इसके बारे में कोई भी आपको शंका हो, डाउट हो, तो आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल की जो घंटी है एक बार उसे जरूर बजा दीजिएगा। बड़ा मजा आ जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है आपकी घंटी बजाने से। बच्चों धन्यवाद।